एसएससी हो, रेलवे हो या बैंकिंग, आप भारत में किसी भी स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो लूसेंट बुक आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हम यहाँ लेके आए हैं लूसेंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जो आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के पहले प्रश्न से पूछा जा रहा है कि अकबर ने गुजरात में खानदेश पर अपनी विजय के उपलक्ष्य में किसका निर्माण करवाया था। तो आपको याद रखना है कि गुजरात विजय की याद में अकबर ने बुलंद दरवाज़ा बनाया था और कहाँ बनाया था ये भी पूछा जाता है। तो ये भी याद रखिए कि फतेहपुर सीकरी में बनवाया था अकबर ने गुजरात विजय की याद में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछ सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी झील तंजानिया और युगांडा के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विक्टोरिया झील। विक्टोरिया जो झील है वो तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। विक्टोरिया झील जो है ताजे पानी की विश्व की दूसरी सेकंड जो है सबसे बड़ी झील है, ये भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ विक्टोरिया झील जो है वो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, ये भी आपको याद रखना है दोनों बात। ठीक है, तो तंजानिया और युगांडा के बीच सीमा बनाती है विक्टोरिया झील। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नियोक्ता को अपने कर्मचारियों को मातृत्व लाभ देने का प्रावधान करता है। नियोक्ता मतलब हो गया जो आपको नौकरी पे रख रहा है और अपने कर्मचारियों को मातृत्व लाभ यानी गर्भवती महिलाओं का स्पेशल ट्रीटमेंट, उनको सुविधा देने के बारे में बताता है। तो वो है अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 क्या है, तो इसके अंदर राज्य के नीति निर्देशक तत्व आते हैं। नीति निर्देशक तत्व जिसके अधीन होके आपको जो है अगर कोई मातृत्व स्त्री है तो उसे लाभ दिया जाएगा, ये आपको याद रखना है। अनुच्छेद 42 के अंदर नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा राष्ट्रगान सबसे पहले कब और कहाँ गाया गया था। तो याद रखना है आपको कि ये कांग्रेस का अधिवेशन था। कौन सा था, 1911 का कांग्रेस अधिवेशन था। 27 दिसंबर 1911 के कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। और कलकत्ता अधिवेशन में ही आपका जो है वंदे मातरम भी गाया गया था, जिसको बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है। और 1911 कलकत्ता अधिवेशन में ही जन गण मन यानी हमारे राष्ट्रगान को गाया गया था। तो ये दोनों आपको याद रखना है। देखिए, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुआ था। ग्रैंड ट्रंक रोड जिसे जीटी रोड भी कहते हैं, तो ये सबसे पहले जो निर्माण हुआ था वो हुआ था आगरे से सासाराम के बीच। और ये सासाराम कहाँ है, ये बिहार में है। अच्छा, आगरे से बिहार के बीच क्यों निर्माण हुआ था, क्योंकि शेर शाह सूरी जो था वो सासाराम का रहने वाला था और उसने हुमायूं को हरा दिया था युद्ध में। उसके बाद वो दिल्ली सल्तनत को अपने अधीन कर लिया था। अच्छा, हुमायूं को किस युद्ध में हराया था, तो ये भी आपको याद रखना है। पहला था चौसा का युद्ध, दूसरा था कन्नौज का युद्ध। और चौसा का युद्ध कब हुआ था, याद रखिएगा 1539 में, और कन्नौज का युद्ध 1540 में। इन दोनों युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को हरा के दिल्ली पे कब्जा कर लिया था। और उसके बाद शेर शाह ने जीटी रोड का निर्माण कराया और आगरे को अपने गांव बोल दीजिए सासाराम से बिहार से जोड़ दिया था। अच्छा, शेर शाह की समाधि भी जो है वो सासाराम बिहार में ही है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, शेर शाह का होम टाउन था। निम्नलिखित में से कौन सा देश पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी द्वारा गठित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा भारत से अलग हुआ है। तो भारत के दक्षिण बिंदुओं की बात करें तो ये है भारत का दक्षिणी सिरा, यहाँ पे श्रीलंका और यहाँ पे है पाक जलडमरू। और ये जो देश है ये है श्रीलंका। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी श्रीलंका पाक जलडमरू मध्य के द्वारा भारत से अलग होता है। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी, तो पर्शियन थी, PERSIAN, पर्शियन, और इसको हिंदी में बोला जाता है फारसी। और अमीर खुसरो का आपने नाम सुना होगा, तो अमीर खुसरो जो थे वो पारसी भाषा या पर्शियन भाषा के जो थे कवि थे, ये भी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। जलवायु परिवर्तन के कारण होता है, तो जलवायु परिवर्तन किसके कारण होता है, ग्रीन हाउस गैसों के कारण होता है, ओजोन परत में ह्रास के कारण और प्रदूषण के कारण होता है, यानी उपरोक्त सभी आपका जवाब हो जाएगा। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद ने अस्पृश्यता की प्रथा को समाप्त किया, तो वो है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता की प्रथा को समाप्त कर लिया गया। अच्छा, अनुच्छेद 18 में क्या है, तो उपाधियों का अंत है, उपाधियों का अंत, ये आपको याद रखना है। अनुच्छेद 14 में क्या है, समानता का अधिकार है, ये भी आपको याद रखना। अनुच्छेद 19 में क्या है, बोलने की स्वतंत्रता, या फिर आप बोल लीजिए प्रेस की स्वतंत्रता जो है इसी के अंदर आता है।
तो सारा का सारा आपको याद रखना है। 17 में अस्पृश्यता है, 14 में समानता है, 18 में उपाधियों का अंत है और 19 में बोलने की स्वतंत्रता या प्रेस की स्वतंत्रता है। भारत में आलू की फसल किसके द्वारा शुरू की गई थी? देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। भारत में आलू की फसल पहले नहीं होती थी और किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो पुर्तगालियों द्वारा शुरू की गई थी भारत में आलू की फसल। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना आपको कि 1510 में जो थे पुर्तगालियों ने गोवा पे कब्जा कर लिया था और ये पूछा भी जाता है, तो आपको ये भी याद रखना है 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा पे कब्जा किया। दिए गए राज्यों में भारत के किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? तो इसका जवाब आप लोग सब जानते होंगे। किसकी है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या गुजरात की? तो ये आपको कमेंट करके बताना है। आपके कमेंट को मैं ज़रूर हार्ट का साइन दे दूंगा। ये आपका होमवर्क रहा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आसान प्रश्न है। आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त सम्राट के समय में थे? तो आर्यभट्ट और कालिदास जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय थे, ये आपको याद रखना है। और आर्यभट्ट और कालिदास जो थे चंद्र के नवरत्नों में से एक थे। अच्छा, चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ये भी पूछा जाता है कि विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, और ये दोनों उनके नवरत्नों में से एक थे। आर्यभट्ट जो थे मैथमेटिशियन थे, वहीं कालिदास जो थे वो एक महान लेखक थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जातीय सरकार का गठन कहाँ किया गया था? तो जातीय सरकार का गठन जो है तामलुक में किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरुआत हुई थी 1942 में, उसके बाद जातीय सरकार का गठन तामलुक कांग्रेस कमेटी में किया गया था। अच्छा, आपसे जो अभी प्रश्न पूछा था उसका मैं एक हिंट दे देता हूँ कि भारत की सबसे लंबी जो है वो कोस्ट लाइन या समुद्री तट रेखा उस राज्य की है जहाँ पे पहले प्रधानमंत्री मोदी जो थे वो सीएम थे। तो अब आपके लिए आंसर देना काफ़ी आसान हो गया है, आंसर जरूर दीजिएगा। दिए गए में से कौन भारत में ज्वालामुखी विस्फोट से बना है? तो ये जो है आपका दक्कन का पठार जो है भारत के महाराष्ट्र मध्य प्रदेश एरिया के बीच का जो है, और थोड़ा सा गुजरात भी ले लीजिए, तो इस एरिया में जो दक्कन का पठार है वह ज्वालामुखी विस्फोट से बना है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद चुनाव आयोग से संबंधित है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 324। 324 का संबंध है चुनाव आयोग से। बाकी ये तीनों जो अनुच्छेद हैं इनका 356, 352, 360, तो इनका संबंध है आपातकाल से। याद रखना है आपको, आपातकाल या इमरजेंसी से है। और 324 का संबंध है चुनाव आयोग से। ग्लोबल 500 अवार्ड के क्षेत्र में उपलब्धि के लिए दिया जाता है। तो ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये दिया जाता है पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में। और इसे शुरू किसने किया था? यूएनईपी द्वारा, यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम द्वारा इसको शुरू किया गया था। कब से? 1987 से शुरुआत की गई थी ग्लोबल 500 अवार्ड की। पर्यावरण संरक्षण के लिए दिया जाता है। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा कि ये जो है मध्य प्रदेश में स्थित है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। और ये यूनेस्को के अंदर जो है, यूनेस्को के द्वारा रिजर्व है, बायोस्फीयर रिजर्व है। 2009 में यूनेस्को ने इसे मान्यता दी थी। सतपुड़ा का एरिया का नाम सुना होगा आपने, तो ये सतपुड़ा रेंज के ही अंदर में आता है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। मुस्लिम लीग द्वारा को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस या डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया? तो किस दिन मनाया गया डायरेक्ट एक्शन डे, ये पूछा जा रहा है। तो ये जो है आपका 16 अगस्त 1944 को कोलकाता वेस्ट बंगाल में जो था डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया था मुस्लिम लीग द्वारा। और इसमें बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम और हिंदुओं के बीच लड़ाई हुई थी, जिसमें कई हिंदुओं की जानें भी गई थी। दोनों तरफ से ही हमला हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन तंबाकू विरोधी दिवस जो है वो 31 मई को मनाया जाता है। देखिए, 1 मई को क्या मनाया जाता है? मजदूर दिवस। और मजदूर लोग बहुत ज़्यादा तंबाकू खाते हैं, तो 31 मई को तंबाकू दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी गैस चावल के खेतों में सबसे प्रमुख मात्रा में निकलती है? तो वो गैस है CH4 यानी कि मीथेन, और ये एक ग्रीन हाउस गैस है। ये भी आपको याद रखना है, पूछ भी सकता है, पूछा भी गया है कि चावल के खेत से मीथेन निकलती है और ये एक ग्रीन हाउस गैस में योगदान करती है।
खजुराहो का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था चंदेल राजपूतों ने। कहाँ पे करवाया था? एमपी यानी मध्य प्रदेश में करवाया था। और हिंदू और जैन टेम्पल यानी कि मंदिर जो है यहाँ पे है खजुराहो में। ये भी पूछा जाता है, हिंदू जैन का मंदिर है, खजुराहो कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। और खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो चंदेल राजपूतों ने करवाया था। सारे प्रश्न को याद रखिएगा। क्रांतिकारियों का गुप्त सोसाइटी अभिनव भारत द्वारा आयोजित किया गया था। किसने बनाया था अभिनव भारत? की शुरुआत वीडी सावरकर ने की थी। कब की थी? तो 1904 में की थी। वहीं 1905 में बंगाल का विभाजन हो गया था। तो ठीक उसके एक साल पहले जो है 1904 में अभिनव भारत की शुरुआत वीडी सावरकर ने की थी। निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लागू किया? भारतीय यूनिवर्सिटी एक्ट, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट किसने लागू किया? तो वो था लॉर्ड कर्जन। और कब लागू किया? तो 1904 में इसे पारित किया गया था लॉर्ड कर्जन द्वारा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लॉर्ड कर्जन ने 1904 में पारित किया था। देखिए बोल रहा है कि कर्क रेखा निम्न में से किन राज्यों से होके गुजरती है? तो इसका ट्रिक तो आपको याद होगा ही। मित्र पे गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। ठीक है, मित्र से हो गया मिजोरम, त्रो से हो गया त्रिपुरा, पर से हो गया पश्चिम बंगाल, गमछा से हो गया गुजरात, मौ से हो गया मध्य प्रदेश, छौ से हो गया छत्तीसगढ़, झार से हो गया झारखंड। तो मित्र पे गमछा झार, ये ट्रिक को याद रखिएगा। एक बार और इसको दोहरा कर देख लीजिएगा तो आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार का पूछा गया प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन जल प्रदूषण से संबंधित नहीं है? देखिए पूछा जा रहा है संबंधित नहीं है, तो यूट्रोफिकेशन है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी है, जब जलकुंभी होता है तो बीओडी जो है उसके कारण मछलियां मर जाती हैं, ऑयल स्लिक्स भी है, पानी में के ऊपर तेल की परत जम जाती है, ये सारा है। यूट्रोफिकेशन में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा एल्गी जो है वो बढ़ जाती है, लेकिन नाइट्रिफिकेशन नहीं है। ठीक है, तो आपका आंसर यही हो जाएगा, जल प्रदूषण से संबंधित नहीं है कौन? नाइट्रिफिकेशन। 1885 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक हुई थी। 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शुरुआत हुई थी। A.O. ह्यूम, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, A.O. ह्यूम ने इसका निर्माण किया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, जबकि W.C. बनर्जी जो थे पहले अध्यक्ष थे। ओजोन परत को अवशोषित करता है, कौन करता है अवशोषित? वो परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करता है। हमारे पृथ्वी के ऊपर जो ओजोन परत है वो सूर्य से आने वाली यूवी रे को अवशोषित करके हमें बचाता है परावैंगनिक किरणों के विकिरण से। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन ने मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दिया था? तो वो था 61वां संविधान संशोधन। ठीक है, ये आपको याद रखना है, 1988 का संशोधन था। इसके द्वारा क्या किया गया था? आर्टिकल 326 में संशोधन कर दिया गया था और 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दिया गया था। देखिए फिर कोई क्या पूछ रहा कि भारत के लिए समुद्री मार्ग का खोज करने वाला पहला देश कौन था? तो आपको शायद पता होगा, ये पुर्तगाल था। कब किया था? 1497 में। कौन किया था? वास्को डी गामा ने किया था। कहाँ उतरा था वास्को डी गामा? ये भी पूछा जाता, तो कालीकट में उतरा था। ठीक है, ये सब आपको याद रखना, कालीकट में उतरा था वास्को डी गामा 1497 में। पुर्तगाली था और उसने समुद्र मार्ग की खोज की थी। निम्नलिखित में से किसने औपनिवेशिक भारत में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन का आयोजन किया था? तो ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस का आयोजन कौन कर सकता है? तो वो थे B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर ने 1930 में नागपुर में, ये दोनों चीज़ आपको याद रखना है, 1930 नागपुर में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास B.R. अम्बेडकर द्वारा बनाया गया था। तो ये था आज का आखिरी प्रश्न। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मैंने जो प्रश्न पूछा है उसका भी जवाब जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।